IND24 की खास पेशकश द वीक ऑफ शो में आप सभी का स्वागत है। मैं दिव्या हाजिर हूं इस हफ्ते के सारे सियासी ड्रामों की फिल्म लेकर, तो चलिए करते हैं शुरुआत। विकास के पथ पर मध्य प्रदेश में बड़े स्तर पर उद्योग स्थापित करने डॉक्टर मोहन यादव सरकार लगातार प्रयास कर रही है। मुंबई, बेंगलुरु, कोयम्बटूर के बाद कोलकाता में आयोजित निवेशक सम्मेलन में सीएम शामिल होने पहुंचे और फोकस एक ही निवेशकों को मध्य प्रदेश में उद्योग स्थापित करने आमंत्रित करना और यह भरोसा दिलाना कि मध्य प्रदेश में हर सेक्टर में अपार संभावनाएं हैं और मध्य प्रदेश हर तरह से तैयार है। साथ ही सरकार भी इन्वेस्टर्स को माकूल माहौल देने के लिए प्रदेश में तैयार है। ऐसा नहीं है कि पहले इस तरह के प्रयास नहीं हुए हैं। कांग्रेस की जब 15 महीने की सरकार थी तब भी यह प्रयास किए गए थे, लेकिन अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव की निवेश नीति पर विपक्ष सवाल उठा रहा है और इसे नौटंकी बता रहा है। और इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का मिशन निवेश जारी है। कृषि क्षेत्र में अग्रणी मध्य प्रदेश के कोने कोने में उद्योगों का जाल बिछाकर वो प्रदेश के आर्थिक विकास के साथ रोजगार के अवसर पैदा करने की योजना पर अमल कर रहे हैं। सरकार साल 2025 की शुरुआत में भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करने जा रही है। इससे पहले संभागीय मुख्यालयों में इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो रहे हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री देश भर में निवेशक सम्मेलन कर उद्योगपतियों को न्योता भी दे रहे हैं। इसी कड़ी में मुंबई, बेंगलुरु और कोयम्बटूर के बाद वो कोलकाता पहुंचे हैं। कोलकाता में मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों से कहा कि उनकी सरकार उद्योगपतियों के स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछाकर तैयार है। सीएम ने कहा कि उनकी सरकार ने उद्योग स्थापना के लिए हर अनुकूलता देने नई उद्योग नीति बनाई है और अगर जरूरत पड़ी तो सरकार इससे आगे बढ़ने को भी तैयार है। हमने अपने मध्य प्रदेश की सरकार बनने के बाद ये योजना बनाई कि हाँ इन्वेस्टर समिट करेंगे, लेकिन इन्वेस्टर समिट आमतौर पर हमारे यहाँ पहले एक ही शहर में होती थी, लेकिन एक शहर से पूरे प्रदेश की उन्नति नहीं हो सकती। प्रदेश बहुत बड़ा है और प्रदेश की संभावना भी बहुत बड़ी है। हमारे यहाँ से कॉटन निकल करके पूरे देश में जाता है, लेकिन रेडीमेड गारमेंट्स की संभावना अगर कहीं है तो सबसे ज्यादा तो मध्य प्रदेश में है। मैं कह रहा हूं कि कोयम्बटूर में जरूर इंडस्ट्री लगाइए, कोई मना नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश भी पलक पावड़े बिछा के आपका स्वागत करना चाहता है, आपको आमंत्रण देना चाहता है। अरे आप आइए और आपको लोग पॉलिसी से आउट ऑफ वे भी जाना हो तो सरकार तैयार है आपकी सारी मदद करने के लिए। सरकार औद्योगिक निवेश से प्रदेश को आगे बढ़ाने की तैयारी में लगी है तो कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव से पहले जनता से किए वादों और जनहित से जुड़े असली मुद्दों से मुंह चुराने सरकार प्रदेश के लोगों को नए सब्ज बाग दिखा रही है। कांग्रेस का कहना है कि डॉक्टर मोहन सरकार के निवेशक सम्मेलन पर्यटन से अधिक कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी प्रदेश में उद्योगों का व्यावसायिक करने के लिए, लोगों को बुलाने के लिए जिस तरह से कार्यक्रम कर रहे हैं, कभी दिल्ली, कभी बम्बई, कभी कलकत्ता, कभी मद्रास घूम रहे हैं, ये सब उनका एक पर्यटन है। वास्तविकता है कि जिस तरह से मैंने देखा जहाँ भी जाते हैं वो रोड शो करते हैं। अरे उद्योगपति आपको रोड में मिलेंगे क्या? रोड शो क्या होता है? होटल बुलाते हैं, एक व्यवस्था करते हैं, बात करते हैं। तो इतने उन्होंने दौरे कर लिए 9 महीने में, बताए कितने उद्योग आ गए, कितने करोड़ रुपए के एग्रीमेंट हो गए, कितनी इंडस्ट्री चालू हो गई? कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ एक उनका अपना एक पर्यटन रहता है। इसे मैं तो न कहूंगा कि उद्योग पर्यटन है मुख्यमंत्री जी का, इसके अलावा और कुछ नहीं है। प्रदेश से बाहर निवेशकों से चर्चा करने के साथ ही डॉक्टर मोहन यादव सरकार अब तक 3 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित कर चुकी है। उज्जैन, जबलपुर और ग्वालियर में ये समिट हुई है, जिनमें उज्जैन में 10,000 करोड़, जबलपुर में 22,000 करोड़ और ग्वालियर में 8,000 करोड़ के निवेश पर सहमति बनी है। अब देखना यह है कि औद्योगिक निवेश की सरकार की ये कोशिशें कितना रंग लाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। अमेरिका में दिए गए राहुल गांधी के बयानों पर देश में सियासत नेताओं पर FIR तक पहुंच गई है। मध्य प्रदेश के सियासत में भी खूब गर्माहट है। मोदी बनाम राहुल की सियासी जंग लोकसभा चुनाव के पहले से चल रही है और अब ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन इन सब के बीच नेताओं की फिसलती जुबान अब उन्हीं के गले की फांस बनती नजर आ रही। राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री के बयान के बाद से कांग्रेस अब आक्रामक मोड में आ गई है। केंद्रीय मंत्री बिट्टू ने राहुल गांधी को आतंकी बता दिया और इस पर उन्होंने माफी मांगने से साफ इंकार कर दिया और यह भी कहा कि गांधी परिवार ने पंजाब जलाया, मैं संसद में भी बोलूंगा, क्योंकि बीजेपी राहुल गांधी के बयानों को देश विरोधी बता रही है। और इसी पर देखिए रिपोर्ट। राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए बयानों से शुरू हुआ सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसको लेकर एमपी की सियासत में भी गर्माहट है। कांग्रेस राहुल गांधी के खिलाफ बयान देने वाले केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, यूपी के मंत्री रघुराज सिंह जैसे नेताओं पर FIR दर्ज करने की मांग कर रही है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी इसको लेकर धरने पर बैठ चुके हैं। राहुल गांधी जिंदाबाद, 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद।
अब बीजेपी ने भी इस मुद्दे को लेकर मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए गए बयान के विरोध में एफआईआर दर्ज कराने क्राइम ब्रांच थाने पहुंच गए। भारत के प्रधानमंत्री को किस प्रकार से राहुल गांधी ने गालियां दी हैं, किस प्रकार से देश के संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्तित्व का अपमान किया है और किस प्रकार से भारत के बाहर जाकर भारत के प्रधानमंत्री का भारत का अपमान किया है। तो इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने एमपी नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है और आज पूरे मध्य प्रदेश के अंदर कई स्थानों पर राहुल गांधी के खिलाफ आज भारतीय जनता पार्टी एफआईआर दर्ज करा रही है। वी डी शर्मा के राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने थाने पहुंचने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पलटवार किया है। पटवारी ने वी डी शर्मा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि एफआईआर लिखवाना उनका संवैधानिक हक है, लेकिन राहुल गांधी के मुकाबले वी डी शर्मा कहीं नहीं लगते हैं। पटवारी ने कहा कि भाजपा नेता उल्टा चोर कोतवाल को डांटे जैसी हरकत कर रहे हैं। अच्छा है वो हमारे पद चिन्हों पे चल रहे हैं, पर उनको बताना पड़ेगा देश को कि सत्ता आपकी है। आपको बताना पड़ेगा प्रदेश को कि मौलिक अधिकार है इस देश में। आपको बताना पड़ेगा कि बोलने की आजादी है। एफआईआर कराएंगे और एफआईआर की बात करेंगे। राहुल गांधी जी ने देश की एकता और अखंडता के लिए 4000 किलोमीटर पैदल चले। राहुल गांधी जी के पिताजी ने देश की एकता और अखंडता के लिए शहादत दी, चिथड़े उड़वा लिए। ये वी डी शर्मा जी पैरों की धूल भी नहीं है राहुल गांधी के। देश में मोदी बनाम राहुल की सियासी जंग लोकसभा चुनाव से पहले शुरू हुई। बीजेपी पीएम मोदी के फेस पर चुनाव में उतरी तो कांग्रेस से मोर्चा संभालते ही राहुल गांधी ने सीधे पीएम मोदी को ही निशाने पर लिया। चुनाव के बाद भी ये जंग जारी है। नेता प्रतिपक्ष के दौरे पर पहली बार अमेरिका गए राहुल गांधी के बयान पर भाजपा उन्हें देश विरोधी साबित करने में जुटी थी, लेकिन इसी कोशिश में भाजपा नेताओं ने खुद ऐसे बयान दे दिए जिससे कांग्रेस बचाव मुद्रा छोड़ आक्रामक हो उठी है। देखना यह है कि राहुल के बयान से शुरू हुआ ये घमासान कहां पर जाकर खत्म होता है। ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। वन नेशन वन इलेक्शन, इसी की देश में संभावनाएं तलाशने कोविंद कमेटी का गठन किया गया था और उसी की रिपोर्ट के आधार पर एक बड़ा फैसला मोदी कैबिनेट में लिया गया, जहां एक देश एक चुनाव कराने की बात की जा रही है और संभव है कि शीतकालीन सत्र में संसद में एक देश एक चुनाव को लेकर बिल लाया जाएगा। और अगर यह बिल पास हो गया तो 2029 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। प्रस्ताव के मुताबिक यह पहले फेज में होगा और दूसरे फेज जो कि 100 दिनों के अंदर नगरीय निकाय पंचायत चुनाव होंगे। लेकिन विपक्ष इसे अव्यावहारिक बता रहा है, कह रहा है कि देश के लोकतंत्र के लिए यह ठीक नहीं है। और देखिए रिपोर्ट। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार एक बड़े राजनीतिक सुधार की दिशा में आगे बढ़ गई है। मोदी कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। शीतकालीन सत्र में सरकार इसको लेकर बिल भी पेश करेगी। वन नेशन वन इलेक्शन भाजपा के घोषणा पत्र में भी शामिल था। इसी साल 15 अगस्त को लाल किले से पीएम मोदी ने इसकी वकालत भी की थी। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए देश को आगे आना होगा। मैं लाल किले से तिरंगे की साक्षी में देश के राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं, देश के संविधान को समझने वाले लोगों से आग्रह करता हूं कि भारत की प्रगति के लिए, भारत के संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग जन सामान्य के लिए हो, उसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन के सपने को साकार करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। वन नेशन और वन इलेक्शन मतलब लोकसभा चुनाव के साथ सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव भी कराए जाएंगे। स्थानीय निकायों, पंचायती संस्थाओं के चुनाव भी लोकसभा विधानसभा के साथ में होंगे। ये चुनाव एक ही दिन या फिर एक निश्चित समय सीमा में कराए जा सकते हैं। इसके लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनाए गए पैनल ने 5 सुझाव दिए हैं। पैनल के 5 सुझाव: सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव यानी 2029 तक बढ़ाया जाए। हंग असेंबली नो कॉन्फिडेंस मोशन होने पर बाकी 5 साल के कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं। पहले फेज में लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। उसके बाद दूसरे फेज में 100 दिनों के भीतर लोकल बॉडी इलेक्शन कराए जा सकते हैं। चुनाव आयोग सिंगल वोटर लिस्ट और वोटर आई कार्ड तैयार करेगा। चुनाव कराने के लिए उपकरणों, जनशक्ति और सुरक्षा बलों की एडवांस प्लानिंग करनी होगी। पैनल के सुझाव पर अमल हुआ तो चुनावी तस्वीर कुछ ऐसी होगी। एक देश एक चुनाव लागू करने के लिए कई राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल घटेगा। जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव 2023 के आखिरी में हुए, उनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। प्रस्ताव पर सभी दल सहमत हुए तो दिसंबर 2026 तक 25 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराने होंगे। बिहार में मौजूदा कार्यकाल पूरा होगा, बाद का 3.5 साल ही रहेगा।
असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पांडुचेरी में मौजूदा कार्यकाल 3 साल 7 महीने घटेगा। उसके बाद का कार्यकाल भी 3.5 साल का होगा। उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर, पंजाब और उत्तराखंड में मौजूदा कार्यकाल 3 से 5 महीने घटेगा। उसके बाद 2.25 साल रहेगा। गुजरात, कर्नाटक, हिमाचल, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा में मौजूदा कार्यकाल 13 से 17 माह घटेगा। बाद का 2.25 साल रहेगा। ये प्रस्ताव लागू होने के बाद देश की सभी विधानसभाओं का कार्यकाल जून 2029 में समाप्त होगा। देश में एक देश एक चुनाव का कॉन्सेप्ट नया नहीं है। देश में 4 बार एक साथ ही चुनाव हुए हैं। 1951 से लेकर 1967 के बीच हर 5 साल में लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होते रहे। 1952, 1957, 1962 और 1967 में केंद्र और राज्यों के लिए एक साथ मतदान हुआ। लेकिन देश में कुछ पुराने राज्यों का पुनर्गठन और नए राज्यों के उभरने के साथ इस प्रक्रिया को साल 1968-69 में पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। लेकिन अब इसको लेकर कांग्रेस की राय ही जुदा है। देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन के प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लगने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे ध्यान भटकाने वाला करार दिया है। खड़गे ने कहा कि एक देश एक चुनाव संभव नहीं है। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, ध्यान भटकाने के लिए है। चुनाव की वजह से ये सब किया गया है। वहीं सरकार का मानना है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन समय की मांग है और विपक्ष को भी इसे स्वीकार करना होगा। ये देखिए, ये प्रैक्टिकल नहीं है और ये चलने वाला नहीं है। ये सिर्फ चुनाव जब बात है, कोई ना कोई कुछ मुद्दा नहीं मिल रहा उनको, ऐसी चीजें बात करने के लिए, इश्यू को डाइवर्ट करने के लिए वो बात करते हैं और इसीलिए और पूरे देश के लोग कोई मानने वाले भी नहीं है। देखिए, बहुत जल्दी विपक्ष में भी उनके अंदर से आंतरिक दबाव बनने न लग जाए कहीं, क्योंकि देश में करीब 80% ऑफ द रिस्पोंडेंट्स हु रिस्पोंडेड ड्यूरिंग द कंसल्टेशन प्रोसेस, 80% से ज्यादा लोगों ने इसको बहुत पॉजिटिव सपोर्ट दिया है, खासकर यूथ ने। यूथ इज वेरी मच इन फेवर ऑफ। विपक्ष के इस रवैये के बाद मोदी सरकार एक देश एक चुनाव पर आगे बढ़ पाती है, इसमें संशय है। वजह है, बीजेपी ने सरकार भले ही बना ली हो, उसके पास पूर्ण बहुमत नहीं है। एक देश एक चुनाव के लिए सरकार को संविधान में संशोधन करना पड़ेगा और इसके साथ ही राज्यों की विधानसभाओं में भी पास कराना होगा। क्या मोदी सरकार ऐसा कर पाएगी? यह एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मध्य प्रदेश के चतुर्दिक विकास में लगी डॉक्टर मोहन यादव सरकार एक और अभियान में जुट गई है। यह अभियान है मध्य प्रदेश को स्वच्छता में नंबर 1 पर लाने का और इसके लिए सरकार मोदी सरकार के स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान के तहत मध्य प्रदेश को सुपर क्लीन बनाने के मिशन पर जुट गई है। पीएम मोदी के जन्मदिन पर शुरू हुए स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान का समापन गांधी जयंती पर होगा। इस दौरान स्वच्छता का संदेश देने के लिए प्रदेश में विविध कार्यक्रम होंगे। राजधानी भोपाल में अभियान का शुभारंभ करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि स्वच्छता हमारी सनातन संस्कृति का हिस्सा रहा है। हमारे देवी देवता भी स्वच्छता का संदेश देते रहे हैं। हम सबको स्वच्छता को अपनी आदत में शामिल करना होगा। मध्य प्रदेश के चतुर्दिक विकास में लगी डॉक्टर मोहन यादव सरकार एक और अभियान में जुट गई है। यह अभियान है मध्य प्रदेश को स्वच्छता में नंबर 1 पर लाने का। इसके लिए सरकार केंद्र की मोदी सरकार के स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान के तहत मध्य प्रदेश को सुपर क्लीन बनाने के मिशन पर जुट गई है। पीएम मोदी के जन्मदिन पर शुरू हुए स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान का समापन गांधी जयंती पर होगा। इस दौरान स्वच्छता का संदेश देने के लिए प्रदेश में विविध कार्यक्रम भी होंगे। प्रदेश की राजधानी भोपाल में अभियान का शुभारंभ करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि स्वच्छता हमारी सनातन संस्कृति का हिस्सा रहा है। हमारे देवी देवता भी स्वच्छता का संदेश देते रहे हैं। हम सबको स्वच्छता को अपनी आदत में शामिल करना होगा। स्वच्छता की बात करते तो हमारे 33 करोड़ देवी देवता में एक देवी स्वच्छता की देवी भी, दुर्भाग्य से उस पर ध्यान कम जाता है और वो स्वच्छता की देवी शीतला माता है। शीतला माता जिनका अस्त्र ही स्वच्छता का चिन्ह झाड़ू है। प्रकृति से स्वच्छता का तालमेल कराने का उनका अपना प्राचीन काल से हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे देवी देवताओं को कोई न कोई संस्कार से, कोई न कोई सीख से हमको सबक के रूप में सिखाने का प्रयास किया। स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान का शुभारंभ पीएम मोदी के जन्मदिन और उनके शुरू किए गए स्वच्छ भारत अभियान की 10वीं वर्षगांठ पर हुआ है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर स्वच्छता के क्षेत्र में आए क्रांतिकारी परिवर्तन की चर्चा करते हुए कहा कि सामुदायिक हित के विषयों पर इससे पहले कभी विचार ही नहीं हुआ। पीएम मोदी ने जब स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया तो उसका माखौल तक उड़ाया गया। लाल किले से खड़े होकर के पहली बार देश के जब प्रधानमंत्री ने स्वच्छता की बात की तो नेता अभी तत्कालीन समय में तो प्रतिपक्ष से पहले वो पार्टी के अध्यक्ष थे,
उनके सहित सब लोगों ने पता नहीं क्या क्या बोला, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी जिस काम को हाथ में लेते हैं उसका उस समय समझ में लोगों को कम आता होगा, लेकिन बाद में दुनिया ने महत्व माना। उधर कांग्रेस ने सरकार के इस अभियान को भी जनता से जुड़े मूल मुद्दों से मुंह चुराने की कोशिश करार दिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव कुणाल चौधरी ने कहा कि सरकार अपने चुनावी वादों को पूरा करने में विफल है, इसीलिए वो दिखावटी कार्यक्रमों से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री जी रोज मूल मुद्दों से ध्यान भटकाते हैं कि किस तरीके से कहते हैं कि हम स्वच्छता की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था खराब है, लोगों की आर्थिक हालात खराब है, बेरोजगारी चरम पे। जो वादे कर रहे थे 3100 रुपए कुंटल धान, 2700 रुपए कुंटल गेहूं और कहीं ना कहीं गैस की टंकी और हमारे लाडली बहनों को 3000, उन वादों को पूरा करें। स्वच्छता के नाम पे भ्रष्टाचार करना बंद करें। देश में मध्य प्रदेश और स्वच्छता के शिखर से एक पायदान पीछे है। 2023 के स्वच्छता सर्वे में महाराष्ट्र पहले और मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा, जबकि इससे पहले 2022 के स्वच्छता सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश का पहला स्थान था। मौजूदा समय में मध्य प्रदेश राज्य के तौर पर दूसरे स्थान पर था, तो देश की स्वच्छ राजधानियों में भोपाल प्रथम स्थान पर है। वहीं इंदौर लगातार 7 बार से देश के स्वच्छ शहरों में पहले स्थान पर बना हुआ है। डॉक्टर मोहन यादव सरकार की कोशिश स्वच्छता में एमपी को टॉप पर लाने की है। अब देखना ये है कि सरकार ये लक्ष्य हासिल कर पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। अपराध कम मुस्तैद हम, इसकी बानगी मध्य प्रदेश में देखने को मिली है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शपथ लेने के बाद कानून व्यवस्था को सबसे ऊपर रखा। यही वजह है कि प्रदेश में अपराधों का ग्राफ गिरा है। पिछले 7 माह में गंभीर अपराध, महिला अपराध, ST/SC के विरुद्ध अपराध कम हुए हैं। गैंगरेप के प्रकरणों में 19.01%, दहेज प्रताड़ना के अपराधों में 3.23% की कमी आई है। SCRB के आंकड़ों की बात करें तो 7 माह में कुल अपराधों में 3.53% की कमी आई है। देखिए रिपोर्ट। डॉक्टर मोहन सरकार में कायम हुआ सुशासन। पिछले 7 महीने में आई अपराधों में कमी। महिला, दलित, आदिवासी अत्याचार के अपराध हुए कम। हत्या, लूट, डकैती के प्रकरणों में भी गिरावट। ये हम नहीं कह रहे हैं, स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो SCRB के आंकड़े इसकी गवाही देते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद कानून व्यवस्था में ये कसावट आने का दावा किया जा रहा है। शपथ लेते ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने PHQ में पुलिस अफसरों की बैठक लेकर 2 टूक निर्देश दिए थे कि प्रदेश के अमन चैन से वो कोई समझौता नहीं करेंगे। इसके बाद भी समय समय पर लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा कर सख्त निर्देश देते रहे। SCRB के आंकड़े तो यही बताते हैं कि सीएम के निर्देशों का व्यापक असर हुआ है। SCRB के आंकड़े बताते हैं कि 2023 और 2024 के 1 जनवरी से 31 जुलाई तक हुए अपराधों की समीक्षा हुई है। 2023 की तुलना में 2024 के प्रथम 7 माह अपराधों में कमी आई है। गंभीर अपराध, महिलाओं, ST/SC के विरुद्ध अपराध कम हुए हैं। गैंगरेप के प्रकरणों में 19.01%, दहेज प्रताड़ना के अपराधों में 3.21% की कमी आई है। छेड़छाड़ के प्रकरण भी 9.85% कम हुए हैं। कुल महिला अपराधों में 7.91% की कमी आई। लूट के 23.22%, नकबजनी के 9.53%, चोरी के केस में 6.51% की कमी परिलक्षित हुई है। इस साल पिछले 7 माह में कुल 1,82,714 अपराध घटित हुए हैं। पिछले साल इसी अवधि में 1,89,178 अपराध घटित हुए थे। हत्या के प्रकरणों में 7.15%, डकैती के प्रकरणों में 51.56% से अधिक की कमी आई। SCRB के आंकड़े बताते हैं कि 7 माह में कुल अपराधों में 3.53% की कमी आई। पुलिस अफसर इसे शांति व्यवस्था के शुभ संकेत मानते हैं। इनका दावा कि आने वाले समय में लॉ एंड ऑर्डर में और सुधार दिखेगा। पूरे मध्य प्रदेश में ऐसे आंकड़े कम हो रहे हैं और खासतौर पर बड़े अगर अपराधों में, खासतौर पर जो संगीन अपराध हैं, जिसमें कि लूट, चैन स्नैचिंग जैसी घटनाएं हैं, महिलाओं से सुरक्षा से जुड़े मामले हैं, ऐसे मामलों में अगर कमी आए तो जनता में एक बढ़ते सुरक्षा की भावना को दिखाते हैं। खासतौर पर अपराधियों पर पुलिस का बढ़ते शिकंजे का द्योतक है। इसलिए एक पुलिसिंग के दृष्टिकोण से एक बड़ा ही महत्वपूर्ण संकेत है और खासतौर पे महिला अपराधों में बड़ी तेजी से कमी आना। वही इन आंकड़ों को लेकर सियासत बटी हुई है। सत्ता पक्ष से डॉक्टर मोहन यादव सरकार की संवेदनशीलता और सुशासन का नमूना बता रहा है, तो विपक्ष को SCRB के आंकड़े किताबी लग रहे हैं। हम पहले दिन से कह रहे हैं
भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे मुख्यमंत्री संवेदनशील और त्वरित कार्रवाई वाले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में गुड गवर्नेंस के साथ जो काम हमारी सरकार कर रही है, क्राइम के डाटाज में भी आज ऑन रिकॉर्ड कमी आई है। गुंडे और अपराधी बचेंगे नहीं, जेल जाने में देर नहीं लगती है। तो ऐसे अपराधियों को भी लग गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश के अंदर एक संवेदनशीलता के साथ जो काम कर रही है, उसका परिणाम है ये डाटा। कागजी कार्रवाई खूब हो सकती है, पर सवाल ये है कि बलात्कार तो रोज होते हैं 18, सवाल ये हत्याएं रोज होती है, दिन पे दिन होने बढ़ने लगी, चोरियां हो रही, डकैतियां हो रही है। कि आंकड़ों का कागजों पे बता के वाहवाही लूटना और जमीन पर जिस तरह के हालात है वो सर्वविदित है। खैर विपक्ष तो विपक्ष है, उससे सरकारी उपलब्धियों की तारीफ की उम्मीद भी नहीं की जा सकती, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लॉ एंड ऑर्डर को अपनी प्राथमिकता में सबसे ऊपर रखा। इसकी झलक तब दिखी जब शपथ लेने के तत्काल बाद उन्होंने भोपाल में विधानसभा चुनाव के दौरान आतंक मचाने वाले गुंडों के घरों पर बुलडोजर चला दिया। इसके बाद सिवनी में गौकशी का मामला हो या छतरपुर में थाने पर पथराव का, उनका बुलडोजर रुका नहीं। ऐसी त्वरित कार्रवाइयों ने भी अपराधियों में दहशत भरी। इसके साथ ही पुलिस को अपराधियों पर कार्रवाई के लिए फ्री हैंड दिया गया। एससीआरबी के आंकड़े इसी मुस्तैदी के नतीजे कहे जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। छत्तीसगढ़ में निगम, मंडल, आयोग और प्राधिकरण में नियुक्तियों की आग अब धीरे धीरे बुझती जाएगी। दरअसल जवाब यह है कि अब प्राधिकरण में नियुक्ति के बाद जल्द निगम, मंडल और आयोग में भी नए प्रभार सौंप दिए जाएंगे। लेकिन सवाल अब भी खड़ा हो रहा है कि कब ऐसा होगा। 5 अहम प्राधिकरणों में उपाध्यक्ष पद का प्रभार विधायकों को सौंपा गया। सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश किया, मुख्यमंत्री ने अपना विशेष अधिकार जमाते हुए नियुक्तियां कर दी। सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरण का नियुक्तियों में खास ध्यान रखा गया। देखिए रिपोर्ट। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार विष्णुदेव साय सरकार ने निगम, मंडल और प्राधिकरणों में नियुक्तियां शुरू कर दी है। इसकी पहली खेप में MLA लता उसेंडी, बस्तर आदिवासी विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष, MLA गोमती साय, उपाध्यक्ष सरगुजा विकास प्राधिकरण, MLA गुरु खुशवंत साहिब, उपाध्यक्ष अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण, MLA ललित चंद्राकर, उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण, MLA प्रणव वरपच्ची, उपाध्यक्ष मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण बनाए गए हैं। जिन विधायकों की नियुक्तियां इन पदों पर हुई है वो सरकार का आभार जता रहे हैं, साथ ही दी गई जिम्मेदारियों का निष्ठापूर्वक निर्वहन का दावा भी कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी से लगातार चर्चाएं होते रहती हैं और मुख्यमंत्री जी भी लगातार विशेष रूप से जो जिन समाजों को विकास के मुख्य धारा में नहीं जोड़ा गया, पिछली सरकार में जिनको बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया गया, उसके बारे में हमेशा वो चर्चा करते रहते हैं और उनकी एक सोच है कि हर कोई को विकास के धारा में जोड़ा जाए, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो। इसके लिए लगातार वो योजनाएं लेकर भी आ रहे हैं और जहां भी जाते हैं तो जब भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों का अगर कोई मांग आता है तो उसको तत्काल पूरा करते हैं और उनके विकास के लिए उनको जोड़ते हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है। और जो ये प्राधिकरण है अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण, जिसके माध्यम से जहां समाज की बहुल्यता होती है अनुसूचित जाति की, वहां पे विकास जाएगा तो निश्चित है और अच्छे से उस क्षेत्र का विकास होगा, समाज का विकास होगा और आगे बढ़ेंगे लोग। साय सरकार की इन राजनीतिक नियुक्तियों पर सियासत भी तेज है। PCC चीफ दीपक बैज ने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्राधिकरणों के पावर को अपने पास रखा है। कांग्रेस सरकार में बस्तर और सरगुजा के नेता प्राधिकरणों के अध्यक्ष थे। सरकार संभागों का पैसा रायपुर लाना चाहती है, इसीलिए उपाध्यक्ष बना रही है। सरकार ने उन प्राधिकरण के पावर को अपने पास रख लिया मुख्यमंत्री जी ने। मुख्यमंत्री सेंट्रलाइज नहीं थे, लेकिन सरकार आने के बाद पूरे पावर को अपने पास रख लिए और सिर्फ उपाध्यक्ष बना रहे हैं। आखिर ये खानापूर्ति का काम है। मतलब आप बस्तर प्राधिकरण का बस्तर का पैसा को आप रायपुर लाना चाहते हो और पूरे पैसा को सेंट्रलाइज कर आप यहाँ लाना चाह रहे हो। इसलिए मैं समझता हूँ कि प्राधिकरण की नियुक्ति हुई है। बहरहाल सरकार ने 5 विकास प्राधिकरणों में ही नियुक्ति की है, लेकिन पहली सूची में ही वरिष्ठों की जगह युवा विधायकों को ही तरजीह दी गई है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि अन्य विकास प्राधिकरणों और निगम मंडलों में किसकी किस्मत का ताला खुलता है। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। गृह मंत्री विजय शर्मा के गृह जिले कवर्धा में हालात तनावपूर्ण हैं। लोहारीडीह गांव में एक व्यक्ति की कथित तौर पर आत्महत्या के बाद माहौल बिगड़ा और इस घटना के बाद ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर उप सरपंच के घर पर आग लगा दी। पर मामला सिर्फ यही नहीं थमा। आगजनी की घटना के बाद गिरफ्तार एक युवक प्रशांत साहू की कवर्धा जेल में न्यायिक अभिरक्षा में मौत हो गई और इस मामले पर सियासत और तेज हो गई।
गृह मंत्री विजय शर्मा के गृह जिले कवर्धा में हालात तनावपूर्ण है। लोहारीडीह गांव में एक व्यक्ति की कथित तौर पर आत्महत्या के बाद माहौल बिगड़ा। इस घटना के बाद ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर उपसरपंच के घर पर आग लगा दी। इसके बाद इस मामले में गिरफ्तार एक युवक प्रशांत साहू की कवर्धा जेल में न्यायिक अभिरक्षा में मौत हो गई है। घटना के बाद एएसपी विकास कुमार को मुख्यमंत्री के निर्देश पर सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही युवक के परिजनों को 10 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा भी की गई है। लेकिन सिलसिलेवार मौतों के बाद तब विपक्ष कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है। कांग्रेस के निशाने पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा है। अगर समय पे पुलिस प्रशासन सचेत रहती, मैं समझता हूं घटना को रोका जा सकता था। पुलिस प्रशासन, सरकार पूरी तरह से इंटेलिजेंस की फेलियर है। इसी वजह से कलेक्टर ऑफिस, एसपी ऑफिस जलाए जा रहे हैं और कवर्धा में घर जलाए जा रहे हैं। गृह मंत्री सिर्फ राजनीतिक स्टंट करने के अलावा भारतीय जनता पार्टी के आपराधिक तत्वों को बचाने का काम कर रही है। इसलिए ये घटनाएं रुक नहीं रही है। इसलिए गृह मंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि गृह मंत्री अनुभवहीन है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने घटना के बाद राजनीति को दुखद करार दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के नेता कवर्धा में आकर कहते हैं कि बलौदाबाजार कर देंगे। मतलब साफ है कि कांग्रेस प्रदेश में अशांति फैलाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ये कोशिश कामयाब नहीं होगी। विभिन्न लोगों से आग्रह है कि बार बार छत्तीसगढ़ के सीने का दर्द जो बलौदाबाजार की घटना है उसको याद ना दिलाया जाए। जो षड्यंत्र करके उन लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने बलौदाबाजार की घटना की है, बार बार जो ये कहा जाता है और कवर्धा में आकर कहते हैं कि बलौदाबाजार करेंगे, बलौदाबाजार करेंगे। अरे एक बलौदाबाजार आपने कर लिया भाई कांग्रेस के लोगों ने, अब और ना करें। छत्तीसगढ़ के सीने में ऐसे शूल ना बनाए, ये मेरा उनसे भी आग्रह है। लाशों पर राजनीति, कांग्रेस के नेताओं को इससे गुरेज करना चाहिए, समझना पड़ेगा उनको इस बात को। कवर्धा के लोहारीडीह में सिलसिलेवार 3 मौतों ने जहां पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं, वहीं लगातार सामने आ रहे घटनाक्रमों ने सरकार की चिंता भी बढ़ा दी है। देखना यह है कि सरकार कैसे और कब तक कवर्धा में हालात कंट्रोल कर लाती है और कैसे विपक्ष की घेराबंदी को तोड़ पाती है। कैमरा पर्सन गणेश निषाद के साथ राहुल अग्निहोत्री की रिपोर्ट। हमारे इस खास पेशकश द वीक ऑफ शो में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।